नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सार्थक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में बना बनास काशी संकुल पूर्वांचल में दूध की धारा बहाने के लिए तैयार है। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके शुरू होने से पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय भी दोगुनी होगी। दुग्ध उत्पादकों को वर्ष के अंत में कंपनी अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत भुगतान भी करेगी। 622 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट का शिलान्यास पीएम मोदी ने 23 दिसंबर 2021 को किया था। बनास डेयरी अमूल इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करखियाव एग्रो पार्क में 30 एकड़ में हुआ है। इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण लगे हुए हैं। कंपनी हर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोलेगी। इसके लिए हर गांव में दूध क्रय समिति बनाई जा रही है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के तहत दूध खरीदेगी। निर्धारित समय पर कंपनी की गाड़ी से दूध का कलेक्शन किया जाएगा। यहां प्लांट के खुलने से पूर्वांचल में दूध और दूध के उत्पादों की कमी नहीं होगी और मिलावटखोरों पर भी लगाम लगेगी। डेयरी प्लांट का प्रसंस्करण क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन की है, जिसे बढ़ाकर 15 लाख लीटर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नेमिनारण्य में सरकार की ओर से कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं मंदिरों में विकास की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। सभी धार्मिक ग्रंथों ने इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है। सीएम योगी ने कहा कि सती के जीवा का बाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम और चक्र तीर्थ यहीं पर है। इस कड़ी को जोड़ते हुए संत सन्मुखानंदपुरी जी महाराज ने राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना कर नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। सीएम ने श्री श्री जगदम्बा राजेश्वरी मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में एवं नूतन देवालय के चित्त शक्ति द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पूजन अर्चन भी किया। सीएम ने कहा कि देश, समाज और लोक की व्यवस्था को लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का अनुष्ठान करते हैं वह जगदम्बा राजेश्वरी हैं, जो सबको नियंत्रित कर सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रखकर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसे तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगदम्बा राजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नैमिष क्षेत्र में हुआ है। आप सब जानते हैं, नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई आज चल रही युद्ध स्तर पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। और ये तो हमारा सौभाग्य है, भारत की इस विरासत को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा। एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद यह अवसर आया है जब कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को संबल प्रदान हुआ है। भगवान राम की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा का पालन करते हुए, न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय दिया, वह दुनिया के लिए अनोखा उदाहरण है। और आज वे दर्जनों पीढ़ियां जिनके मन में अभिलाषा थी कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला को विराजमान हुआ देखेंगे, अधूरी आशा के साथ वे चले गए, साकेत धाम में प्रवेश कर गए, लीन हो गए।
वे देख नहीं पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है, फिर से अयोध्या धाम में विराजमान होते हुए देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव के आयोजन के साथ हम सब सक्रिय रूप से सहभागी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सभी कुछ न कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। इन अच्छे कार्यों से हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अयोध्या धाम के बाद अब यूपी के संबल में कल्की धाम बनने जा रहा है। यह मंदिर विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्की को समर्पित होगा। यह मंदिर दुनिया भर में अनोखा है, क्योंकि जिस अवतार के लिए मंदिर बन रहा है अभी वह प्रकट ही नहीं हुए हैं। हाल ही में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण महामंडलेश्वरों की मौजूदगी में कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है। कल्की धाम मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग 10 गर्भगृह होंगे और मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। 5 एकड़ में बनने जा रहा है ये मंदिर 5 साल में तैयार होगा। पीएम ने कहा कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक बात कही थी कि 22 जनवरी से नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो इसका प्रभाव काफी समय तक रहा। उसी तरह रामलला के विराजमान होने से अगले हजारों वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, यह एक ऐसा संकल्प है जिससे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जी कर दिखाया है। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। आने वाले समय में संभल से प्रयागराज की दूरी
और 2025 में जब प्रयागराज कुंभ होगा, हमारा प्रयास होगा, उस समय डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि उस समय प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोग प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज की दूरी को न्यूनतम करने की दिशा में यह एक नया प्रयास प्रारंभ हो रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे इसके लिए आपके लिए तैयार होने जा रही है। यह जो कुछ भी हो पा रहा है, चाहे वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह मुरादाबाद का बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला एयरपोर्ट का हो, चाहे वह हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार का हो, और चाहे किसानों के आमदनी को कई गुना बढ़ा करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का हो। ये सभी कार्य ये नए भारत की एक नई पहचान बन रहे हैं और ये संभव हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जौनपुर में 2 और हमीरपुर में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। किसानों की फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 200 भेड़ों की मौत हो गई और 300 झुलस गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राशि पर राहत की राशि बिना देरी के प्रदान की जाए। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है अथवा पशु हानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आंखें उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।